Hello dear students, welcome to your bio class. Students, let's continue the chapter. We are studying chapter 9 biomolecules. Today we will cover the two topics, that is enzyme and lipids. Okay students, let's discuss, start with the enzyme. What is enzyme? Okay, what is enzyme? Enzymes are biocatalysts of proteinaceous nature. What is the nature of enzyme? That is proteinaceous, which accelerate the rate of biochemical reaction but not affect the nature of final product. Understand? होता क्या है? बायोकैटलिस्ट होते हैं जिनका नेचर क्या होता है? नेचर इनका होगा प्रोटीनीशियस, प्रोटीन्स टाइप के होंगे, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ा घटा देंगे बट फाइनल प्रोडक्ट, दैट मीन्स जो लास्ट में एंड प्रोडक्ट बनना है उसको अफेक्ट नहीं करेंगे. ये रिएक्शन करते हैं कुछ इस तरीके से, जो स्टूडेंट्स आपकी वीडियो पे दिख रहा है. क्या दिख रहा है? एंजाइम एक्ट्स विथ सबस्ट्रेट एंड फॉर्म इंटरमीडिएट प्रोडक्ट 1, that is the enzyme substrate. After that product of 2, enzyme product and enzyme अलग, product अलग. ठीक है, 4 स्टेप होते हैं इसमें मेन. substrate binds to the active site of enzyme, fitting into the active site, fit हो गया. then binding substrate include enzymes to alter its shape. ठीक है, अब ये क्या करता है, ये शेप इसका चेंज कर देता है और सबस्ट्रेट के साथ टाइटली बाइंड कर लेता है. अब जब ये एंजाइम इसके एक्टिव साइट पे वर्क करेगा तो ये इसको किस में कन्वर्ट करते जाएगा, धीरे धीरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते जाएगा. और जब फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा तो एंजाइम इसमें से अलग हो जाएगा. ठीक है, एंजाइम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा. ठीक है, प्रॉपर्टीज एंजाइम की क्या क्या होती है? एंजाइम्स जो हैं वो कोलॉइड्स के जैसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई होता है. ठीक है, नाउ ये लो टेम्परेचर पे ही क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं. ठीक है, देन 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे मोस्ट एंजाइम जो है वो मतलब इनएक्टिव हो ही जाते हैं. हाई टेम्परेचर ये बियर नहीं कर सकते. ठीक है, और थर्मोलेबाइल होते हैं एंजाइम्स. क्यों? क्योंकि इन्हें टेम्परेचर ऑफ 100 से 120 डिग्री पे क्या किया जा सकता है, ड्राइड एंजाइम को स्टोर किया जा सकता है. ओके, देन कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है, स्पेसिफिसिटी होती है, दैट मीन्स हर रिएक्शन को हर एंजाइम एक्टिवेट नहीं कर सकता है. ठीक है, हर स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए एंजाइम स्पेसिफिक ही होता है. ठीक है, नाउ एक्सीलरेट कर देता है रिएक्शंस को, एक्टिव साइट पे जाके बाइंड करता है, एंड मैनी मोर प्रॉपर्टीज. ठीक है, अब एंजाइम्स को एक्चुअली में एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है उसको कौन कौन से जो बोलना चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स, फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं टेम्परेचर. ठीक है, और 0 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंजाइम्स बहुत अच्छे से वर्क करते हैं. ठीक है, हर 10 डिग्री जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो एंजाइम एक्टिविटी है वो जस्ट लगभग डबल हो जाती है, 2 से 3 गुना बढ़ जाती है. ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है, क्योंकि एंजाइम क्या है, बायोकैटलिस्ट हैं, दैट मीन्स बॉडी के अंदर पाए जाएंगे. बॉडी के अंदर का टेम्परेचर नियर अबाउट 37 डिग्री होता है. तो ऑलमोस्ट एंजाइम 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं. ये इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर है. ऑप्टिमम टेम्परेचर मीन्स वो टेम्परेचर जिस पे हर एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज पीएच. ये बॉडी टेम्परेचर या पीएच पे बहुत अच्छे से इफेक्टिव रहते हैं. इनका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली 5 से 9 के बीच में ये एक्टिव होते हैं. ठीक है, कभी कभी 8 टू, जैसे ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो 8 to 11 पीएच पे एक्टिव होता है. बट चूँकि हमारी बॉडी के अंदर का हर जगह का पीएच अलग अलग होता है तो हर एंजाइम, और आपको मालूम है एंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है, तो हर एंजाइम का जो ऑप्टिमम पीएच है वो डिफरेंट होता है. सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ने पर एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है, और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ने पर फीडबैक मैकेनिज्म होता है जो हम आगे पढ़ेंगे. तो उस फीडबैक मैकेनिज्म के कारण जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो कम हो जाती है.
अब नाउ एंजाइम के पार्ट्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे एंजाइम के पार्ट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। आप जानते हैं, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि सभी एंजाइम्स का जो नेचर होता है वो क्या होता है, प्रोटीनेशियस टाइप का होता है, ठीक है। बट सभी प्रोटीन एंजाइम के जैसे वर्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो एंजाइम है, सपोज उसको यदि हम होलो एंजाइम कहें, ठीक है, तो उसको प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्रोटीन पार्ट कहलाएगा एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट कहलाता है कोफैक्टर, ठीक है। अब ये जो कोफैक्टर है उसको आप 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कोफैक्टर दैट मीन्स जो टाइटली बाउंडेड यदि है तो वो हो जाएगा प्रोस्थेटिक ग्रुप, और यदि लूजली बाउंडेड है जैसे आयंस वगैरह होते हैं तो इन्हें हम कहेंगे कोएंजाइम्स। स्टूडेंट्स, एपो एंजाइम्स एंड कोफैक्टर्स में डिफरेंस एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। देन और क्या पूछता है, एंजाइम्स और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में डिफरेंस भी पूछ देता है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ एंजाइम अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। स्टूडेंट, ये ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ ही आपको एक्सप्लेन करेगा कि कोई भी जो एंजाइम है वो वर्क कैसे करता है। देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है एक्चुअली में, हर एक रिएक्शन को हर एक सबस्ट्रेट को अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड पड़ती है, ठीक है। हर सबस्ट्रेट को अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हीट की नीड पड़ती है, ठीक है। अब वो जो फिक्स अमाउंट ऑफ हीट है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। जब तक इस सबस्ट्रेट की एनर्जी का लेवल यहाँ तक नहीं पहुँचेगा तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, और ये एनर्जी हमको बाहर से देनी पड़ती है, ठीक है। नाउ अब हमको यहाँ पर इतनी एनर्जी लग रही है, एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। बट यदि मान लो एंजाइम एक्शन कर रहा है तो वो एंजाइम एक्शन करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, लो कर देता है। देखिए उसका लेवल यहाँ से यहाँ हो गया, आपकी इतनी एनर्जी बच रह गई है, ठीक है। तो एंजाइम ऐसे ही काम करता है, अब 2 प्रकार से करेगा, ठीक है। अब आप एक्टिवेशन एनर्जी को 2 टाइप से बढ़ा सकते हैं, या तो हीट देंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बढ़ेगा, मूवमेंट बढ़ेगा तो कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा तो जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में जल्दी कन्वर्ट होगा। या एंजाइम्स ऐड करेंगे, एंजाइम्स ऐड करेंगे तो एंजाइम्स जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, ठीक है। और बायोकेमिकल रिएक्शंस जो है वो 37 डिग्री पे हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि यदि आपको टेम्परेचर बढ़ाना है, आप अपनी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर कैसे बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ेगा मॉलिक्यूलर मूवमेंट, तो इसलिए ज़्यादा बेटर क्या होता है कि एंजाइम्स ही अपना एक्शन करें, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, एंजाइम एक्शन करता कैसे है, एंजाइम एक्शन करता कैसे है, तो एंजाइम एक्शन किस तरीके से करता है, इसके लिए 2 थ्योरीज है, दैट इज़ द लॉक एंड की थ्योरी और इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, ठीक है। लॉक एंड की थ्योरी जो है वो फिशर ने दी थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हर एंजाइम के पास एक स्पेसिफिक अपना साइट होता है जिसे हम एक्टिव साइट कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये वाले डायग्राम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये लॉक है, पैडलॉक, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, और ये की। आपको मालूम है हर ताला हर चाबी से नहीं खुलता, सेम वैसे ही हर एंजाइम हर सबस्ट्रेट पे एक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। ये फिट हुआ, एक्शन किया मतलब चाबी आपने घुमाई और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। या इसको इस तरीके से देखा जाए, ये एंजाइम है, ठीक है, एक्टिव साइट। अब यहाँ पर वही सबस्ट्रेट बाइंड होगा जिसका एक्टिव साइट जो है वो इस तरीके का होगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया, और उसके बाद ये क्योंकि इतना टाइटली बाउंडेड है, एंजाइम्स इसमें कन्फर्मेशनल चेंज करेगा और इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? तो ये वाला कौन सा रिएक्शन है स्टूडेंट्स? दैट इज द लॉक एंड की थ्योरी। नेक्स्ट वन इज इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। लेट्स सी अबाउट इट। स्टूडेंट्स, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको ये मालूम है कि हर सबस्ट्रेट, क्योंकि वही लाइन बार बार रिपीट हो रही है, आपको ये मालूम है कि हर एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक और रिएक्शन स्पेसिफिक होता है।
हर एंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिफिक एंड रिएक्शन स्पेसिफिक होता है। ठीक है, अब इसे देखेंगे और इसे देखेंगे। ठीक है, ये आपका यहाँ पर का बॉन्ड टूटना है। ठीक है, अब ये इस तरीके से ज्वाइंट हो जाएगा। ये देखिए, ये स्मॉल ए बी कैपिटल ए बी। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पर फिट हो जाएगा, क्योंकि इसको भी मालूम है कि ये मेरा स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है और इसको भी मालूम है कि मेरे ऊपर एक्शन यही एंजाइम करेगा। ठीक है, अब जब ये इसके पास जाएगा तो इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड बनेगा, तो ये बॉन्ड क्या करेगा, ये अपने आप में कन्फर्मेशनल चेंज कर देगा। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इंड्यूस्ड मतलब इंड्यूस करके फिट किया गया, और इंड्यूस कौन करेगा, इंड्यूस करेगा एंजाइम का ऑप्टिमम पीएच, एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्शन। डियर स्टूडेंट्स, क्या एक बार एक्टिव होने के बाद एंजाइम ऑल टाइम एक्टिव रहता है? क्या सबस्ट्रेट हो या ना हो एंजाइम बार बार रिएक्शन करते रहता है? इसका आंसर है नहीं। एंजाइम्स के एक्शन का भी सबस्ट्रेट के न रहने पे या कुछ इस तरीके का होने पे इनहिबिशन होता है। ठीक है, अब वो इनहिबिशन कैसे होगा, एंजाइम्स अपने ही एक्शन को इनहिबिट कैसे करेगा, इसके लिए 4 थ्योरीज दी गई है। दैट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, फीडबैक मैकेनिज्म एंड डिनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें हमें विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझनी पड़ेंगी। स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, वी आर स्टडिंग अबाउट द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है एंजाइम है, ये जो दिख रहा है आपको, ये हमारा एंजाइम है और ये इस एंजाइम का एक्टिव साइट है। एंजाइम का नेम क्या है, एंजाइम का नेम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। अब जैसे नाम से पता चल रहा है, ये किसका डिहाइड्रेशन करेगा, सक्सिनिक एसिड का। दैट मीन्स इसका सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए, सक्सिनिक एसिड। बट सक्सिनिक एसिड और मेलोनिक एसिड का जो एक्टिव साइट है, ठीक है, वो क्या है, वो लगभग सेम है। तो जब इस एंजाइम को सक्सिनिक एसिड नहीं मिलेगा, सक्सिनिक एसिड जब तक मिल रहा है तब तक तो कोई बात ही नहीं है। जब सक्सिनिक एसिड नहीं मिलेगा तो इस एंजाइम को एक्टिविटी को बंद करने के लिए मेलोनिक एसिड यहाँ पर बाइंड हो जाएगा। मेलोनिक एसिड यहाँ पर बाइंड हो गया, एक्टिव साइट ब्लॉक हो गया। अब चूंकि ये सक्सिनिक एसिड तो है नहीं जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये इसको ब्लॉक करके रखेगा। कब तक ब्लॉक करेगा, तब तक ब्लॉक करेगा जब तक सक्सिनिक एसिड या सबस्ट्रेट जो है उस सेल को मिलना अगेन स्टार्ट नहीं हो जाता। जैसे ही ये सेल को मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ये जाएगा, सक्सिनिक एसिड इसके पास जाएगा और बोलेगा तुम हटो, ये मेरी प्लेस है। देन अगेन ये वाला जो एंजाइम है वो सक्सिनिक एसिड पे रिएक्शन करेगा। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वाले डायग्राम पे क्या था कि दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसे था, तो दोनों क्या कर रहे थे, एक दूसरे को कंपीट कर रहे थे। बट यहाँ पर नॉन कम्पीट इनहिबिशन है। यहाँ पर इनहिबिटर जाके एंजाइम से बाइंड हो जाता है और उसका कन्फर्मेशन चेंज कर देता है। जब उसका कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगा तो वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। तो जो ऐसे जो मटेरियल्स रहेंगे या ऐसे इनहिबिटर रहेंगे जो एंजाइम्स में कन्फर्मेशन चेंज कर देंगे, हम उन्हें कहेंगे पॉइजन्स। क्या कहेंगे, पॉइजन्स। एज यू कैन सी दिस इज द एंजाइम, ये सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट का चूँकि खांचा यहाँ पर बना हुआ है, ये यहाँ पर आके यदि मान लो एक्शन करेगा तो सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में डेफिनेटली कन्वर्ट होगा। बट ये इनहिबिटर जाके यहाँ पर बाइंड हो जा रहा है और इसके कन्फर्मेशन को चेंज कर ले रहा है। जब कन्फर्मेशन चेंज हो गया तो जो एक्टिव साइट है वो क्या हो गया, अल्टर हो गया। एक्टिव साइट अल्टर हो गया तो ये जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ऐसे इनहिबिटर को हम क्या कहेंगे, इनहिबिटर्स आर नोन एज द पॉइजन्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, आवर थर्ड टॉपिक इज फीडबैक मैकेनिज्म, फिर या एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब होता है कि जब बनने वाला प्रोडक्ट ही क्या करे, रिएक्शन को वापस जाके एंजाइम को ब्लॉक करे, तो इस टाइप के मैकेनिज्म को हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। आप इस डायग्राम पे देख सकते हैं, ग्लूकोज एटीपी के साथ मिलके हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंट में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है और एडीपी रिलीज कर रहा है। एटीपी से एक फॉस्फेट निकाल के एडीपी रिलीज कर रहा है। ठीक है,
अब क्या हो रहा है, अब चूंकि आपकी सेल में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कंसंट्रेशन बढ़ गया है और ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम हो गया है, तो ये क्या करेगा, अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जाके खुद ही हेक्सोकाइनेज को मैसेज दे देगा कि नहीं, अब इसकी सिंथेसिस की नीड नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, फीडबैक, मतलब आगे वाला प्रोडक्ट ही बैक वाले को मना कर रहा है कि तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ नोन एज द फीडबैक मैकेनिज्म। स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक था डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स को टेम्परेचर मिलने के बाद वो क्या हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं, ठीक है। तो डीनेचर हो गए तो क्या हुआ, उनका एक्शन वहीं पर ख़त्म हो गया। अब स्टूडेंट्स, इनका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो क्योंकि प्रोटीन नेचर के हैं तो बाउंड हीलिंग करते हैं, ठीक है, हाइड्स की डीहेयरिंग, देन ब्लड क्लॉट डिसॉल्वेशन, ब्लड ग्रुप चेंज, बायोकेमिकल एनालिसिस, चीज़ मेकिंग, मैन्युफैक्चर ऑफ फ्रूट जूसेस, इन सारी चीज़ों में एंजाइम्स का यूज़ होता है। नाउ लेट्स कम टू द आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द लिपिड्स। स्टूडेंट्स, व्हाट आर लिपिड्स? सुना है पहले कभी लिपिड का नाम? फैट्स एंड देयर बोलना चाहिए, फैट्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कलेक्टिवली नोन एज द लिपिड, ठीक है। फैट और उसके जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं उन सबको हम एक साथ क्या कहते हैं, लिपिड कहते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर यदि देखा जाए कि ये कैसे बनते हैं या होते क्या हैं, ठीक है, तो पहले इनके बारे में थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट दैट, ठीक है। तो एक्चुअली लिपिड्स जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर से बनते हैं, ठीक है। रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो होता है वो वाटर में जितना रेशियो होता है उससे कम होता है, दैट मीन्स 2:1 से कम होता है। लिपिड्स जो होते हैं वो फैटी एसिड और एल्कोहल के एस्टर्स होते हैं जो वाटर में इमल्शन बनाते हैं और पोलार ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बनाते हैं, ठीक है। अब आपने बहुत सारे सब्सटेंस जैसे लिपिड्स जैसे कुकिंग ऑयल, बटर, घी, वैक्स, नेचुरल रबर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ों को देखा होगा, ठीक है। ये या तो सारे लिपिड्स हैं या इनमें लिपिड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। प्लांट पिगमेंट जैसे कैरोटीन, कैरोटीन किस में प्रेजेंट होता है, कैरोट में, ठीक है। टोमेटोज में लाइकोपीन होता है, विटामिन ए, ई, डी, मेंथॉल, पुदीना और यूकेलिप्टस ऑयल, इन सब में फैट होता है, ठीक है। लिपिड्स आर इंक्लूड फैट भी होता है उसमें, ऑयल भी होगा, वैक्स भी होगा और उससे रिलेटेड सारे कंपाउंड्स, ये किस में आते हैं, लिपिड्स में। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है देखते हैं, आइए। स्टूडेंट्स, यदि लिपिड के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो देखिए ये फैटी एसिड हैं और ये ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल मीन्स एल्कोहल ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये क्या होगा, ये एस्टर्स हो गए फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, लिपिड्स, अंडरस्टैंड, ओके। डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड, ठीक है। आइए प्रॉपर्टीज देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं लिपिड की। तो उस वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्यूबल होते हैं। फैटी एसिड के एस्टर हैं, आपने देखा अभी अभी, और ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज़ भी किए जाते हैं और कहीं ना कहीं इनकी सिंथेसिस भी होती है, ठीक है। क्लासिफिकेशन एक्चुअली 3 टाइप के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड डिराइव्ड। सिंपल लिपिड्स में आप देख रहे हैं फैट, फैटी एसिड और वैक्सेस, ठीक है। फैट आपको मालूम है क्या होता है, ठीक है। फैटी एसिड के एस्टर्स होते हैं ग्लिसरॉल के साथ। देन फैटी एसिड, हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट, ठीक है। अब फैट है उसको H2O से रिएक्शन करा दो तो आपको एल्कोहल और एसिड मिलेगा, जो एसिड होगा वो फैटी एसिड है, ठीक है। अब वैक्स, अब वैक्स को तो आपको मालूम ही है कि होता है लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से होता है, ठीक है। 3-4 टाइप के होते हैं एक्चुअली में, प्लांट वैक्स, बी वैक्स, लेनोनिन या वूल फैट, सीबम और पैराफिन वैक्स। इसके फंक्शन क्या क्या हैं वैक्स के, प्लांट और एनिमल टिश्यू को वाटरप्रूफ बनाता है और सुपीरियर मशीन लुब्रिकेंट्स के फॉर्म में यूज़ होता है,
वैक्स। अब कंपाउंड में आप देखेंगे फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, क्रोमोलिपिड और अमाइनोलिपिड। फॉस्फोलिपिड का क्या काम है स्टूडेंट्स? फॉस्फोरिक एसिड के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अब ये परमिएबिलिटी को कंट्रोल करता है। आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जब स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें फॉस्फोलिपिड पढ़े थे। ये क्या कर रहा था? फॉस्फोलिपिड का मेन फंक्शन ये परमिएबिलिटी को मेंटेन कर रहा था। दैट मीन्स कौन सा मटेरियल सेल के अंदर जाएगा, कौन सा मटेरियल नहीं जाएगा, इस चीज़ को कौन कंट्रोल करता है? फॉस्फोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड, अब ये कार्बोहाइड्रेट पे पाए जाएंगे, ठीक है। और ये ग्लाइकोलिपिड्स क्या काम करते हैं? ये ग्लाइकोलिपिड्स जो है वो सिग्नलिंग का काम करते हैं। क्रोमोलिपिड्स, क्रोम मीन्स कलर, तो ये पेगमेंटेड लिपिड्स होते हैं जैसे कैरोटीन में। और अमाइनोलिपिड्स ये सल्फोलिपिड्स भी कहा जाता है, ठीक है, इसमें सल्फर होते हैं। नाउ डिराइव्ड लिपिड में अब आप देखेंगे कोलेस्ट्रॉल है, ऑर्गोस्टेरॉल है, कोप्रोस्टेरॉल है एंड एसेंशियल ऑयल्स है। दिख रहा है? कोलेस्ट्रॉल का क्या वर्क है? बहुत सारे हार्मोन्स जैसे प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल, कॉर्टिसोल, विटामिन डी, इन सब की सिंथेसिस के लिए कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रिकर्सर का काम करता है। कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जो रोम्बिक क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। नाउ ये क्या होता है? ये आर्टरीज और वेन्स में डिपॉजिट होते रहता है और इन्हें ब्लॉक कर देता है, ठीक है। इन्हीं से हाई बीपी और ब्लड प्रेशर की डिसीज़ होती है। किससे? कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से। ऑर्गोस्टेरॉल ये फूड में स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो है आर्गोट और ईस्ट जैसे मोल्ड्स में प्रेजेंट होता है। ये विटामिन डी वगैरह के लिए जैसे D2, एर्गो कैल्सिफेरॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोप्रोस्टेरॉल ये फीसिस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक्चुअली ये बैक्टीरियाज के द्वारा इंटेस्टाइन में इसकी सिंथेसिस की जाती है। एसेंशियल ऑयल्स ग्रुप ऑफ लिपिड्स होते हैं, ठीक है। कि नाउ अब फंक्शंस क्या है लिपिड के या इम्पोर्टेंस क्या है लिपिड का वो देख लेते हैं। फंक्शंस फूड के फॉर्म में, फूड रिजर्व के फॉर्म में ग्लाइकोजन, जैसे ग्लाइकोजन हो गया, ग्राउंड नट हो गया, मस्टर्ड हो गया, कोकोनट हो गया। देन स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट जैसे फॉस्फोलिपिड वगैरह स्ट्रक्चर बनाते हैं। हीट इंसुलेटर सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। हार्मोन सिंथेसिस के लिए प्रिकर्सर होते हैं और फैट ट्रांसपोर्ट्स के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये वाला जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो पे हम स्टार्ट करेंगे सेल साइकिल। ओके, वी विल मीट अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर दैट।